कभी सोचा है कि भारत का एक हिस्सा गर्म तो दूसरा ठंडा क्यों है? या फिर अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज उगता है तो गुजरात में उस वक्त रात क्यों होती है? आज हम भारत की लोकेशन और उसके फैलाव से जुड़े कुछ ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने वाले हैं। तो चलिए भारत को समझने के इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ। फिर समझेंगे कि ये कितना बड़ा है, इसके आखिरी छोर कौन कौन से हैं, कौन सी खास लाइनें इससे गुजरती हैं, और आखिर में हम अपने पड़ोसियों से भी मिलेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले चलिए जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पूरी दुनिया के नक्शे पर हमारा भारत आखिर दिखता कहाँ है। जरा सोचिए कि पृथ्वी एक बड़ा सा संतरा है जिसे भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा से 4 हिस्सों में काटा गया है। तो भारत पूरी तरह से ऊपर और दाईं तरफ वाले हिस्से में आता है, यानी कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। और पता है, यही लोकेशन भारत को एक बहुत ही खास स्ट्रैटेजिक पोजीशन और मानसूनी जलवायु देती है। अब भारत का अक्षांशीय फैलाव ही इसे इतना मजेदार बनाता है। देखिए, इसकी जो मुख्य जमीन है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है, जो कि एक गर्म ट्रॉपिकल इलाका है, और ये ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाती है, जहां मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। और अगर इसमें हम अपने द्वीपों को भी जोड़ लें तब तो ये फैलाव और भी बढ़ जाता है। और अगर हम देशांतर के हिसाब से देखें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला है। अब ये सुनने में तो सिर्फ नंबर लगते हैं, पर इसका असली मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हिस्से के लोकल टाइम में लगभग 2 घंटे का फर्क है। कमाल है ना? तो अब ये अक्षांश और देशांतर मिलकर भारत के साइज को कैसे तय करते हैं? चलिए अब ये समझते हैं। एरिया की बात करें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये इतना बड़ा है कि सोचिए कई सारे यूरोपीय देश इसमें आराम से फिट हो सकते हैं। हमसे बड़े सिर्फ 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भारत का जो टोटल एरिया है वो है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। अब ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन ये दुनिया की कुल जमीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और देखिए, मजे की बात यह है कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भारत के पास दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.42% हिस्सा ही है। लेकिन इसी जमीन पर दुनिया की लगभग 17% से भी ज्यादा आबादी रहती है। अब अगर भारत को नापें तो ऊपर कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर नीचे कन्याकुमारी के गर्म किनारों तक इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर्स। और वहीं पश्चिम में गुजरात के रेगिस्तान से लेकर पूर्व में अरुणाचल के घने जंगलों तक इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर्स। चलिए अब एक छोटी सी टूर पर निकलते हैं और भारत के चारों कोनों को छूकर आते हैं, इसके सबसे आखिरी पॉइंट्स तक। भारत के चारों कोने अपने आप में बहुत खास हैं। सबसे ऊपर उत्तर में है लद्दाख का इंदिरा कोल, पश्चिम में है गुजरात का गुहार मोती, और सबसे पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, वो जगह जहां भारत में सूरज की पहली किरण पड़ती है। यहां पर एक बड़ा ही मजेदार सवाल आता है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका जवाब एक नहीं बल्कि 2 हैं। अगर हम सिर्फ मुख्य जमीन की बात करें तो सबसे दक्षिणी किनारा है तमिलनाडु का कन्याकुमारी, जहां 3 समुद्र आकर मिलते हैं। लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप भी शामिल हैं, तब सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो अब देश की सरहदों के अंदर चलते हैं और उन 2 खास काल्पनिक रेखाओं को देखते हैं जो भारत के नक्शे पर खिंची हैं और हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। जैसा कि हमने बात की, भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच 2 घंटे का फर्क है। अब सोचिए इससे कितनी गड़बड़ हो सकती थी। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने अपनाया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST। ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ये रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास से गुजरती है और ये पक्का करती है कि पूरे देश में हर किसी की घड़ी में एक ही समय हो। ये जो हमारी टाइम वाली लाइन है ना, ये भारत के एकदम बीच से, दिल से होकर गुजरती है और ये 5 राज्यों को पार करती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये नाम याद रखिएगा, जनरल नॉलेज के लिए बहुत काम आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है कर्क रेखा। इसे आप भारत का वेदर डिवाइडर भी कह सकते हैं। ये देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। इसके नीचे का हिस्सा ट्रॉपिकल है, मतलब ज्यादातर गर्म रहता है, और इसके ऊपर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल है, जहां आपको अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं।
ये रेखा पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हुए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनको याद रखने के लिए एक बड़ी मजेदार ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। खैर, ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और अब हमारा ये सफर खत्म होता है भारत की सीमाओं और उसके पड़ोसियों पर एक नजर डालकर। भारत की सीमाएं बताती हैं कि हमारे पड़ोसियों से हमारे रिश्ते कैसे हैं। हमारी सबसे लंबी जमीनी सीमा बांग्लादेश के साथ है, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा, और ये दुनिया की सबसे पेचीदा सीमाओं में से एक मानी जाती है। वहीं हमारी सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो बस 106 किलोमीटर की है। हमारे कुछ सीमाओं के खास नाम भी हैं जो इतिहास से जुड़े हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो 1947 में बंटवारे के वक्त खींची गई थी। और इसी तरह भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसे 1914 में तय किया गया था। तो इन सब बातों से हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। भारत की ये जो इतनी खास और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो आज इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, क्या भविष्य में यही इसके लिए कोई चुनौती भी बन सकती है? इस पर सोचना वाकई। चलिए आज निकलते हैं भारत के भूगोल के एक शानदार सफर पर। एक ऐसा सफर जहां हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर समंदर के किनारों तक जाएंगे और देखेंगे कि हर कोने की अपनी एक अलग ही कहानी है। तो इसकी कहानी शुरू होती है करोड़ों साल पहले, जब जमीन के नीचे की विशाल प्लेटें एक दूसरे से टकराईं और उसी टक्कर से जन्म हुआ उन पहाड़ों का जो आज भारत का ताज बनकर खड़े हैं। अच्छा, तो ये जो नक्शा देख रहे हैं ना, यही होगा हमारा गाइड। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे? देखिए, हम पहाड़ों से शुरू करेंगे, फिर मैदानों में उतरेंगे, पठार देखेंगे, फिर तटीय किनारों और द्वीपों की सैर करेंगे और आखिर में इन सब की खास बातों को समझेंगे। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होते है दुनिया की छत से, महान हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत के प्रहरी हैं, एक मजबूत दीवार की तरह। देखिए, हिमालय कोई एक अकेली पर्वत श्रृंखला नहीं है। सोचिए कि ये 4 समानांतर दीवारें हैं। सबसे उत्तर में और सबसे पुरानी है ट्रांस हिमालय। उसके बाद आती है महान हिमालय की दीवार, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। फिर आता है लघु हिमालय, जहां शिमला और मसूरी जैसे खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं। और सबसे आखिर में सबसे नई बनी श्रृंखला है शिवालिक। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, जो ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज है ना, उसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। और हां, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू भी इसी रेंज में है। वैसे हिमालय को सिर्फ उत्तर से दक्षिण ही नहीं, बल्कि पश्चिम से पूर्व की तरफ भी बांटा गया है। और ये काम करती हैं नदियां। इन नदियों के आधार पर ही पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय बने हैं। और ये नदियां ही नीचे के मैदानों को सींचती हैं। तो चलिए अब पहाड़ों से उतरकर चलते हैं मैदानों की तरफ। तो पहाड़ों से उतरते ही हम आ पहुंचते हैं भारत के दिल में, यानी विशाल उत्तरी मैदानों में। ये वो इलाका है जिसे पूरी तरह से नदियों ने अपनी लाई हुई मिट्टी से बनाया है। इसे ना एक तरह का नेचुरल वाटर फिल्टर समझिए। जैसे ही नदियां पहाड़ों से नीचे आती हैं, वो पहले भाबर के कंकड़ पत्थरों में कहीं खो सी जाती हैं, फिर थोड़ा आगे तराई के दलदली इलाके में वापस जमीन पर आ जाती हैं और आखिर में खादर के उपजाऊ मैदान बनाती हैं। लेकिन असली सोना तो है खादर का इलाका। हर साल जब बाढ़ आती है तो वो अपने साथ नई उपजाऊ मिट्टी की एक चादर बिछा जाती है। इसी वजह से ये इलाका खेती के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इलाकों में से एक है। अच्छा, मैदानों से अब हम सफर करते हैं भारत के सबसे पुराने और सबसे स्थिर जमीनी हिस्से की तरफ, प्रायद्वीपीय पठार। ये वो चट्टान है जो करोड़ों सालों से यूं ही खड़ी है। इस पठार के दोनों तरफ 2 पहरेदारों की तरह खड़े हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पश्चिमी घाट एक लगातार चलने वाली ऊंची दीवार जैसा है, जबकि पूर्वी घाट को नदियों ने जगह जगह से काट दिया है, इसलिए वो टूटा फूटा सा है। 2695 मीटर, सोचिए इतनी ऊंचाई है अनाईमुडी चोटी की। ये पश्चिमी घाट में है और पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये पठार सच में किसी खजाने से कम नहीं है। एक तरफ तो यहां दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, तो दूसरी तरफ है छोटा नागपुर का पठार, जिसे खनिजों की वजह से भारत का रूर भी कहते हैं। देश की इंडस्ट्री यहीं से चलती है।
पठार के दिल से निकलकर अब हम चलते हैं भारत के किनारों की तरफ, जहां जमीन और समंदर का मिलन होता है, यानी तटीय मैदानों की ओर। और यहां भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। भारत के दोनों तटों की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पश्चिमी तट थोड़ा संकरा और कटा-फटा है, जिस वजह से वहां अच्छे नेचुरल पोर्ट्स बन पाए हैं। वहीं पूर्वी तट चौड़ा और सपाट है, जहां बड़ी-बड़ी नदियां अपने डेल्टा बनाती हैं। और इन तटों के भी अपने अपने हिस्से हैं, अपने अपने नाम हैं। जैसे पश्चिम में गुजरात का काठियावाड़ तट, फिर कोंकण तट और केरल का मालाबार तट, और पूर्व की तरफ है कोरोमंडल और उत्तरी सरकार तट। हर तट की अपनी एक अलग पहचान है। तो चलिए इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जो हमें मुख्य भूमि से दूर ले जाएगा, भारत के द्वीप समूहों की ओर, जो समंदर में हमारी चौकियां हैं। यहां भी दोनों द्वीप समूहों की बनावट की कहानी एकदम अलग है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह असल में समुंदर के नीचे डूबी हुई एक पहाड़ी की चोटियां हैं। दूसरी तरफ लक्षद्वीप को छोटे छोटे समुद्री जीवों, जिन्हें प्रवाल या कोरल कहते हैं, उन्होंने बनाया है। तो इस पूरे सफर के बाद क्या बड़ी तस्वीर सामने आती है? क्या सीखा हमने? सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि भारत कोई एक जैसा भूभाग नहीं है। ये असल में 6 अलग अलग भौगोलिक इकाइयों का एक खूबसूरत संगम है। पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान, तट और द्वीप सब मिलकर ही भारत को बनाते हैं। और ये सिर्फ पहाड़ों और नदियों की कहानी नहीं है। ये जो जमीन की बनावट में इतनी विविधता है ना, यही वो कैनवस है जिस पर भारत की हजारों संस्कृतियों,